Now we are going to start second section of unit second, that is motion in a plane. Chapter second C, that is vectors. फर्स्ट हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन में। तो इसमें फ़र्स्ट आपको डिफ़ाइन करना है वेक्टर्स। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अगर आप जाकर वापस आ रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ और होएगी, अगर आप सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होएगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वेक्टर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, so these all quantities are vectors and further we have many more quantities which are vectors. Okay, फिर next term है scalars. Scalars are those physical quantities which have only magnitude but have no direction. जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, only magnitude होता है, उनको हम बोलते हैं स्केलर्स। इनके एग्जांपल हैं डिस्टेंस, मास एंड लेंथ। डिस्टेंस आप चाहे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, सपोज जैसे आप 5-4 ले रहे हो, तो चाहे सेम में कर रहे हो चाहे डिफरेंट में कर रहे हो, उस पर आप पे डिपेंड नहीं करता। इन ईच केस डिस्टेंस विल बी 9। सो डिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, सो ये स्केलर है। मास भी स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है। नाउ वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। फर्स्ट है पोलर वेक्टर्स, सेकंड इज एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हो रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ मेज़र करनी है। सो इसका एक इनिशियल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, पोलर वेक्टर। फोर्स, वेलोसिटी, ये सारे पोलर वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स हैं जो वेक्टर जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट करते हैं अलोन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्यू रूल। सो व्हाट इज़ राइट हैंड स्क्यू रूल? स्क्यू रूल जैसे आपने स्क्यू देखा होगा, पेज देखा होगा, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो वो ऊपर की तरफ आता है, एंड अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो वो नीचे की तरफ जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई बॉटल है, अगर आप उसके कैप को, ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो वो खुल जाता है, बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। एंड अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो वो नीचे जाते हैं। सो राइट हैंड स्क्रू रूल ने यही रोटेशन का नेट इफ़ेक्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है इसको एक्सप्लेन किया था। सो क्लॉकवाइज के लिए वो आता है डाउनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए आता है अपवर्ड। सो ये जो एक्सियल वेक्टर्स हैं जिनमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, उनके रोटेशनल इफ़ेक्ट या जो एक्सिस ऑफ रोटेशनल इफेक्ट में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डिफ़ाइन करनी है वो हम डिफ़ाइन करते हैं बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। रोटेशनल इफेक्ट नेट किस डायरेक्शन में आ रहा है वो बताएगा राइट हैंड स्क्रू रूल। इससे एग्जांपल हैं एक्सियल वेक्टर्स की एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, टोर टाउ से, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम सिंपली भी तो कर सकते थे। तो इम्पोर्टेंस है वेक्टर्स की। अगर हम वेक्टर्स को लेके लॉज ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्रेस करें तो जो उनकी फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, मीन्स छोटे हो जाते हैं। मैनी लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स एंड डेरिवेशंस इन्वॉल्विंग मैनी लॉज ऑफ फिज़िक्स वो भी सिंप्लीफाई हो जाती हैं बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन पे वैसे तो वो इनवेरिएंट रहते हैं, बस कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एंड सिंप्लीफाई हो जाते हैं। दैट्स वाई वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एंड जैसे जैसे आप आगे टॉपिक करोगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर्स से आप कैसे कर रहे हो लॉज ऑफ फिजिक्स को सिंप्लीफाई एंड कॉम्पैक्ट। फिर है हमारे पास फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरो ग्राफिकली। मॉडुलस जैसे हमने बोला था जितना लंबा वेक्टर बना रहे हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 जो भी आपकी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, उतने को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट होता है बाय द लेंथ ऑफ द एरो। एंड अगर हम इसको न्यूमेरिकली वैसे थ्योरी में लिखें तो ये होता है ए वेक्टर के साथ में बार लगा दूँ तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपली ए लिख दो अगर ए का मैग्नीट्यूड बताना है, ऊपर वेक्टर मत लगाओ। तो ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और जैसे अब इसका एग्जांपल है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो अगर आप डायरेक्शन हटा दोगे तो आपके पास बचेगा जो वो मॉडुलस होएगा। मींस 5 मीटर क्या है, मॉडुलस है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। फिर है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होते हैं दोज वेक्टर्स विच हैव डायरेक्शन ओनली, जिनमें सिर्फ डायरेक्शन होती है। एंड यूनिट मैग्नीट्यूड होता है जिनका, उनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। These vectors have same direction as that of the given vector। जैसे आपके पास सपोज कर लो ए वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप पढ़ना है, इसको ऊपर इस टाइप से बनाना है। तो ये यूनिट वेक्टर है और हमने ए का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दिया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। सो दीज वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स एक्स वाई एंड जेड जहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर्स आते हैं यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप होता है अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप होता है अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन बच रही है। दैट्स वाई यूनिट वेक्टर इज़ द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर। ना तो इसकी यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है। देन है हमारे पास टर्म इक्वल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज हैव द सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर ए एंड बी इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स मीन्स पैरेलल लाइंस हैं, सेम डायरेक्शन है, और जो इनका स्केल है वो भी सेम है, लेंथ सेम है। सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। फिर है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हम किसी एक वेक्टर का निकालेंगे एंड ये वो वेक्टर होएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होएगा बट एक्ट करेगा इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे आपके पास ए वेक्टर गिवन है, इसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम बाय माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर की जो लेंथ है वो तो इक्वल है बट डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। फिर है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, इनिशियल पॉइंट कॉमन। सो दोज वेक्टर्स विच हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर ए बी वेक्टर है, उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द को इनिशियल वेक्टर्स। फिर है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगी। दोज वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड से ये इंडिपेंडेंट होंगी, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होनी चाहिए, आइदर 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए या 180 का। तो ये ए बी वेक्टर चाहे डायरेक्शन इधर हमने सेम लिया और इधर अपोजिट लिया, सो दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। फिर है आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं। सेम प्लेन जैसे 2D सरफेस पे, तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों को हमने पेज पे
रिप्रेजेंट कर दिया। सो ए बी एंड सी आर टॉप प्लेनर वेक्टर्स। फिर है लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर वो वेक्टर होते हैं हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, इसको हम फिक्स वेक्टर भी बोलते हैं। फिर है नॉन लोकलाइज वेक्टर, जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन लोकलाइज या फ्री वेक्टर। पर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? दैट वेक्टर विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, मीन्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर मैंने पोजीशन बतानी है पॉइंट पी की, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही है, तो इसकी पोजीशन जो बताएगा वेक्टर वो है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया हुआ है? ओरिजिन से पॉइंट पी पर। अब यहाँ पर जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ओरिजिन से पहले एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करें, देन वाई में वाई, देन जेड में जेड, जेड में मतलब ऊपर, थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो आपका इस प्लेन में नहीं होएगा, इसके परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है, तो वेक्टर जो हमें यहाँ पर पोजीशन बता रहे, जैसे इस फिगर में ओपी वेक्टर बता रहे, तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं हम बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, और जो वेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं ओरिजिन टू द पॉइंट पी, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी हम ओरिजिन से पॉइंट की तरफ ही लेंगे। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज टेकन अलोंग द ओरिजिन टू द पॉइंट। फिर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजीशन। जैसे मान लो पहले ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पर, बाद में वो किसी टाइम पर बी पोजीशन पर आ गया, तो कितने से डिस्प्लेस हुआ वो? ए बी से। तो यहाँ पर ए भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो वेक्टर उसकी डिस्प्लेसमेंट बताएगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, इसको हमने मान लिया एक्स वाई है और इसके मान लिए एक्स डैश वाई डैश है, देन इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ए का ओ ए, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, एंड ओ बी वेक्टर है जो वो पोजीशन वेक्टर है बी का, तो ये आ जाएगा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। तो फाइनल पोजीशन थी आपके पास बी एंड इनिशियल थी ए, तभी हमने यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया है वो फ्रॉम ए टू बी बनाया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, राइट। फिर नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर हम वेक्टर को रियल नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर एक हमें जो नया मिलता है वो होता है एन ए वेक्टर। मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय n टाइम्स एंड डायरेक्शन सेम रहती है या अपोजिट रहती है एज दैट ऑफ a। अगर आपका n पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी, अगर n नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। दस अगर आपके पास n पॉजिटिव है तो n ए वेक्टर आएगा n ही वेक्टर ही, और अगर माइनस n है तो ये आ जाएगा माइनस n ए वेक्टर। मीन्स जो ये आप n से मल्टीप्लाई करोगे ये a वेक्टर है, मान लो माइनस n ए से किया तो ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और n टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी और रियल नंबर में फ़र्क है। स्केलर की आपके पास यूनिट्स होती हैं एंड नंबर की आपके पास यूनिट नहीं होती, तो बाकी सारा सेम है। व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर
तो उसका मैग्नीट्यूड वही एस टाइम से इंक्रीज़ हो जाएगा, एस टाइम्स हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी वही ए वाली, और यूनिट बट डिफरेंट होती है। जैसे आपके पास ए मान लो था 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट ए वेक्टर, एंड स्केलर जो दे रखी है वो है एस इज इक्वल टू 10 सेकेंड, देन एस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 100 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन सेकेंड ड्यू वेस्ट। यूनिट जो थी वो चेंज हो गई। तो ये था स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे। फिर है हमारे पास वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, देन रिजल्टेंट जो होएगा वो इक्वल होएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की इक्वल होएगा, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन। डायरेक्शन के लिए आगे हम काफ़ी लॉस करेंगे, तो अभी यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात है। एंड फिर है अदर वेक्टर्स हमारे पास एक्ट कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे ए वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एंड बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर है व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, उन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, तो हमारे पास दो लॉज हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ है, इट स्टेट्स दैट इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order। हमने क्या बोला कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैंने ए वेक्टर लिया है एंड बी वेक्टर लिया है, इनको दो साइड्स बनाए हैं ट्रायंगल की, इनका मैग्नीट्यूड वही, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, तो हमने मैग्नीट्यूड उस अकॉर्डिंग ही लेना है कि जो लेंथ ऑफ द एरो है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल आए, और बी की भी इसी टाइप से लेनी है। फिर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन सेम है, बस क्या करना है, इसके हेड के साथ इसकी टेल ज्वाइन करवा देनी है। तो टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब यही है कि एक की हेड के बाद दूसरे की टेल आना वो सेम ऑर्डर होता है। एंड अगर यहाँ पर जैसे दो हेड और दो टेल मीट कर रहे हैं, मीन्स रिजल्टेंट जो है आपका वो अपोजिट ऑर्डर में है। सो अगर हमने दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा, राइट। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, जो कि हमने एक पॉइंट से ड्रॉ करनी है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है कि दो वेक्टर्स हैं जो वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए हैं, एंड दोनों जो साइड्स हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये डायगोनल से रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और डायगोनल को भी आपने सेम पॉइंट से ड्रॉ करना है, राइट। फिर उसके बाद है व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए जैसे यहाँ पर ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ थे ये सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए थे। जब नंबर ऑफ वेक्टर्स हों तब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पॉलीगन लॉ का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी वही है कि जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं आपने उनको सेम ऑर्डर में लेना है, रिजल्टेंट को अपोजिट ऑर्डर में लेना है, एंड रिजल्टेंट विल फॉर्म द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। सो व्हाट इज़ पॉलीगन लॉ? इट स्टेट्स दैट इफ़ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने मर्जी हो डिपेंड नहीं करेगा, acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon
जैसे यहाँ पर ओपन बनाना है आपने, ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इसको क्लोज़ नहीं करवाना, ओपन रखना है। और जो पॉलीगन में हमने डिफरेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं इन द सेम ऑर्डर, एक के हेड के बाद दूसरे की टेल आनी चाहिए। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोज इनसाइड। ये क्लोज इनसाइड है और इसको हमने लेना है इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये है पॉलीगन लो। फिर है हमारे पास लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम कहती है कि इफ़ थ्री फोर्सेस, कंडीशन है कि थ्री ही फोर्सेस होनी चाहिए एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक्ट करनी चाहिए और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे यहाँ पर है हमारे पास ए फोर्स, बी वेक्टर से भी हमने बी फोर्स ली है, सी वेक्टर से सी फोर्स ली है। देन जो ए फोर्स है, ये तीनों इक्विलिब्रियम में हमने कंसिडर करनी है। देन जो ए फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होएगी टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, मतलब बी और सी के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है। सो ए प्रोपोर्शनल है आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा के, बी प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसकी, साइन ऑफ बीटा के, सी प्रोपोर्शनल आएगी किसकी, साइन ऑफ गामा की। सो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाओगे तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा के साइन अल्फ़ा एंड यहाँ पर आ जाएगा बी इज़ इक्वल टू के साइन बीटा और यहाँ आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू के साइन गामा। तो यहाँ से आप के की वैल्यू अगर इक्वेट करवा रहे हो तो आएगा ए बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी बाई साइन गामा। ए बाई साइन अल्फ़ा, बी बाई साइन बीटा, सी बाई साइन गामा, तीनों इक्वल आ जाएंगे। यही आपने करना है, ए बाई साइन अल्फ़ा, बी बाई साइन बीटा, सी बाई साइन गामा। ये है लैमिस। फिर है आपके पास एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो मींस उनकी डेफिनेशन एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो यहाँ पर हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है मींस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एज वेल एज़ फॉर द डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर लिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओ पी से रिप्रेजेंट किया है ए वेक्टर को एंड पी ए से रिप्रेजेंट किया है बी वेक्टर को। लेट ओ ए इज़ इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर एंड इज ये इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। सो अब हमने यहाँ पर एनालिटिकल ट्रीटमेंट में करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है एंड हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एन ऑन ओ पी प्रोड्यूस। सो जो ये आपके पास ट्रायंगल बनेगी ए एन ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल ए पी एन आपको वैल्यूज़ किसकी चाहिए, ये आपको पता है ओ पी ए है एंड ए पी बी है। आपको जब पाइथागोरस अप्लाई करनी है तो आपको पी एन और ए एन की वैल्यू चाहिए। सो हम पहले निकालते हैं ए एन की वैल्यू, देन निकालेंगे पी एन की वैल्यू। तो पहले है साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए एन बाय ए पी, यहाँ से आपके पास ए एन आ जाएगा ए पी साइन थीटा, ए पी की वैल्यू है बी तो ए एन आ जाएगा बी साइन थीटा। फिर कॉस थीटा होता है आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पी एन बाई ए पी, तो पी एन की आ जाएगी ए पी कॉस थीटा मीन्स बी कॉस थीटा। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए ओ एन। तो ए ओ एन में आपके पास आएगा ए ओ स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए ओ स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ए ओ था आपके पास रिजल्टेंट,
ओ एन इज़ इक्वल टू है ओ पी प्लस पी एन एंड ए एन ही है। तो ये ओ पी की वैल्यू थी ए और पी एन की हमने निकाली है बी कॉस थीटा, ए एन की निकाली है बी साइन थीटा। तो ये बन जाएगा और फिर हमने यहाँ लगाना है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आएगा ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2ab कॉस थीटा। तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें चाहिए आर की रिजल्टेंट की, सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। नाउ फॉर डायरेक्शन हमें बतानी है रिजल्टेंट की विद ए। तो टेंजेंट बीटा लेते हैं, उसको हम डायरेक्शन एंगल से बतानी है। सो ये बीटा एंगल ले लिया जो आर और ए के बीच में बन रहा है। सो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आ जाएगा ई एन बाई ओ एन। सो बी साइन थीटा अपॉन ओ एन को फिर ओ पी प्लस पी एन। तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये जब आप अप्लाई करोगे इन न्यूमेरिकल्स तो ध्यान देना कि जो बीटा एंगल था वो था ए और आर के बीच में, तो यहाँ पर ए आएगा। दूसरा वेक्टर यहाँ पर पहले बी साइन थीटा आएगा न्यूमरेटर में और फिर डिनोमिनेटर में बी कोस थीटा आएगा। जिसके साथ एंगल बना रहे हो वो एक बार आएगा और जो दूसरा वेक्टर है वो 2 बार। फिर है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम के लिए वही 2 साइड से हमने रिप्रेजेंट करने हैं, 2 वेक्टर, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से 2 वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं एंड रिजल्टेंट बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को, बी ए बी वेक्टर को, बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर को। लेट बी सी बी ए वेक्टर, बी ए बी वेक्टर एंड बी डी बी द आर वेक्टर। वही हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एन ऑन द बी सी प्रोड्यूस्ड। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी एन, यहाँ से हमें सी एन और डी एन की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा आएगा डी एन बाई सी डी, डी एन बाई सी डी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज। तो डी एन आ जाएगा सी डी साइन थीटा मीन्स बी साइन थीटा। नाउ कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटन्यूज, तो सी एन आ जाएगा सी डी कोस थीटा मीन्स बी कोस थीटा। फिर पाइथागोरस अप्लाई करनी है इन ट्रायंगल डी बी एन। तो सो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, बी एन को लिखेंगे बी सी प्लस सी एन। तो यहाँ से आ जाएगा डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। डी बी था आपके पास आर, बी एन की वैल्यू बी सी प्लस सी एन एंड डी एन एज इट इज़। फिर बी सी की जगह ए, सी एन की हमने ऊपर निकाली है बी कॉस थीटा एंड डी एन की निकाली है बी साइन थीटा। सो ये वही सेम जैसे ट्रायंगलों में किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन बी स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है तो ये आर स्क्वायर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देन डायरेक्शन आप दोगे टेंजेंट बीटा से, जैसे ट्रायंगलों में किया था वही सेम आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस डी एन बाई बी एन, फिर बी एन को बी सी प्लस सी एन। तो जिस वेक्टर के साथ एंगल ले रही हो वो एक बार आएगा एंड सेकेंड वेक्टर 2 बार। फिर है आपके पास स्पेशल केसेस व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट स्पेशल केस है जब थीटा 0 ले रही हो। तो थीटा 0 होने का मतलब जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच एंगल तभी 0 आएगा। सो मैथमेटिकली देखते हैं, यहाँ 0 पुट किया तो आपके पास ये बन जाएगा cos 0 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ रहा है और डायरेक्शन क्या आ रही है बी साइन 0 अपॉन ए प्लस बी cos 0। तो ये आपके पास साइन 0 क्या हो रहा है 0, तो टेंजेंट बीटा क्या आ रहा है 0
मीन्स रिजल्टेंट का ए के साथ कुछ भी एंगल नहीं बनेगा, ज़ीरो बनेगा, रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है, वो हमें पता ही है। एंड मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है आपके पास, ये अंदर फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और फिर रूट है तो ये बन जाएगा सिर्फ ए प्लस बी, राइट। तो आर वैसे भी हमें यहाँ से देखो तो ए प्लस बी ही मिलेगा। सो ये मैथमेटिकली और जनरली दोनों सेम आ रहे हैं। फिर सेकंड केस है जब थीटा 180 है, 180 ले रहे हो तो यहाँ -1, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स ए जैसे ये था और बी मान लो ये था, तो रिजल्टेंट आपका कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो ये a माइनस बी के इक्वल आ रहा है, और यहाँ से भी देखो तो ये बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का रूट, तो ये a माइनस बी आ रहा है, राइट। एंड डायरेक्शन क्या आ रही है, b साइन 180 अपॉन a प्लस बी क्रॉस 180 साइन 180 ज़ीरो, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन a वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी, ज़ीरो। सो जनरली और मैथमेटिकली दोनों सेम आते हैं। एंड थर्ड है व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान लो a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, पाइथागोरस डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी सेम है। एंड टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के साथ ले रहे हो तो a एक बार आएगा, तो b साइन 90 अपॉन b क्रॉस 90 नीचे आएगा, तो ये साइन 91, तो ये बन जाएगा b अपॉन a प्लस b के मल्टीप्लाई में है ज़ीरो, तो b बाई ए ही आएगा रिजल्टेंट का एंगल, राइट।